हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग यहाँ पे एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, राहुल, क्षितिज, कल्पेश। अ वेरी गुड इवनिंग सोनल, अभिषेक। सभी लोग जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और एक बार कोई भी जाके ग्रुप को इन्फॉर्म भी कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग राजेंद्र। सब कुछ क्लियर है? एक बार सभी लोग कंफर्मेशन देंगे सभी। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? सभी लोग जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए। क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आप तक पहुंच पा रही है? हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। किसके? टेक्निकल वाला पार्ट, है ना। रीजनिंग का हम लोग किस टाइम पे करते हैं? 5 PM पे करते हैं। अभी हम किसके बारे में सॉल्व करेंगे? आपका टेक्निकल वाला पार्ट, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ सभी लोग, फटाक से मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, है ना। आपको मैं बताना चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पे हैं कि हमारी दो क्लासेस चलती हैं। एक होती है 5 PM पे, जो 5 PM पे क्लास होगी वो होती है रीजनिंग की, ठीक है ना। वो होती है किसकी? रीजनिंग की। और जो हमारी 9 PM पे क्लास होती है वो होती है आपका टेक्निकल की मॉक। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टेक्निकल का जो मॉक होगा वो कंबाइन होगा, है ना। हालांकि मैं कंबाइन वाला सीरीज ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन तब भी मैं करा रहा हूं क्योंकि अभी एग्जाम आपका पास में है, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कंबाइन ही सॉल्व करने हैं, तो मैं वो चीज उस हिसाब से करा रहा हूं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सभी लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली देखो। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी को प्रॉपरली विजिबल होगा। सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखो बिना सॉल्व करे। मुझे आप लोग में से कोई ऐसा है जो बता पाए कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन से दो ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। इसका करेक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता, सॉल्व करना पड़ेगा और आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को देख के अगर आपके पास रिस्क लेना है ना, ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जो आप देख के बता सकते हो कि दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को देख के क्या आप ये बता सकते हो कि कौन से ऐसे दो ऑप्शन हैं जो कभी भी इसके आंसर नहीं हो सकते? बताओ सभी, सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन को देख के ऐसे कौन से दो ऑप्शन है जो नहीं होंगे। होंगे वो बाद में हम लोग सॉल्व तो कर ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देख के हमको समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच होते हैं। क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है और क्वेश्चन का क्या आंसर नहीं होगा। इन दोनों चीजों को लेकर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में आप लोग देखो यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, दोनों सीरीज में है। इनका जो इक्विवेलेंट होगा कितना होगा? 5 माइक्रोफेरेड होगा। 5 माइक्रोफेरेड के सीरीज में ये है ना। 5 माइक्रोफेरेड के सीरीज में ये है। तो आपको पता है कैपेसिटेंस में दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उन दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू से कम होगा। मतलब आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में, आपका इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो मैं बड़े आराम से बता सकता हूं कि कभी भी 5 माइक्रोफेरेड के ऊपर नहीं होगा। 5 माइक्रोफेरेड से ज्यादा आंसर नहीं होगा। मतलब आपका आंसर ये कभी नहीं हो सकता और ये भी कभी नहीं हो सकता। अब आपके पास क्वेश्चन के पास टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो सॉल्व कर लो। ए या बी में से कोई आंसर आपका होगा, ठीक है ना। ए और बी कभी नहीं होगा। ए एंड बी नहीं होगा, नहीं बेटा, सी और डी नहीं होगा। ए और बी तो हो सकते हैं ना। बी राइट है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, देखो ये हो जाएगा कितना? 5 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। इसका जब सीरीज कॉम्बिनेशन निकालोगे कितना हो जाएगा? 20 गुणा 30 डिवाइड बाय 50।
तो कितना हो जाएगा 600 बटा 50, तो कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 12 माइक्रोफैराड, है ना। और 12 ये कितना है 20, तो 12 और ये हो जाएगा 32, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट 1/32 प्लस 1/5। तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, सॉरी 1/सी इक्विवेलेंट, तो जो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 37, तो कितना हो जाएगा 32 पंचे 160 डिवाइड बाय 37। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। 37 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। 4.32 जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। सभी को क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन प्रॉपर्ली सभी लोग रीड करोगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। 18 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, उसकी रजिस्टिविटी आपको पता है 0.6 ओम मीटर और रेजिस्टेंस आपको दिया है 12 ओम। इतना देखने के बाद क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा, आप सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, आपको निकालना क्वेश्चन में क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो एल अपॉन आर। अब वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी 0.67 इनटू एल की वैल्यू कितनी 18 मीटर डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस आपके पास 12। अब इसको सॉल्व करो डिवाइड करके, जैसे हो जाए तो अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 2 जा 6 3 जा, तो 6 3 18। यहाँ पे अगर देखा जाए 0.66 इंटू 3 कितना होता है 2 होता है, तो 2/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, सी हो जाएगा। 1 के आसपास कुछ आंसर आए, अप्रोक्सीमेशन एग्जाम में करना जिससे आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कम लगेगा, है ना। यहाँ पे 0.67 है, यहाँ पे 3 है, आप सबको पता है ना 0.67 इंटू 3 करते हो तो कितना आता है 2 होता है ऑलमोस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप देख के अगर सॉल्व करोगे तो इतना तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे कितना है 20 माइक्रोफैरेड, ओके। यहाँ पे कितना है अगर देखोगे तो यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 40 माइक्रोफैरेड। तो अगर ये तीनों सीरीज में, हाँ या ना, ये तीनों सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो 4 से कम होगा, हाँ या ना। जब ये 4 से कम होगा, जब ये 4 से कम होगा, इसका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो 4 से कम होगा, तो इसके सीरीज में जोड़ोगे तो आंसर 24 से कम होगा। और जब आंसर 24 से कम होगा तो आंसर ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अब सॉल्व करके देख लो भाई कितना कितना आने वाला है ना। मैंने इतना तो बता दिया क्या दो ऑप्शन नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको ये क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हम ये बताने के लिए कैपेबल रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा बिना सॉल्व किए। फिर सॉल्व करके हम बता सकते हैं भाई कि हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी होगा। सोनल ने बता दिया, ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 22.66। ठीक है, विद्युत प्रभाव ने भी सॉल्व कर लिया, इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करो, क्या होगा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम। कन्वर्स का इस यहाँ पे मतलब क्या होगा, ऐसी कौन सी थ्योरम है जो कि थेवेनिन थ्योरम का डुअल है। आप ऐसा समझ सकते हैं उसी के जैसा बट अपोजिट, सेम उसी के जैसा बट अपोजिट है। हम कौन सी थ्योरम को बोलेंगे, तो वो सभी को पता है, वो हमारी होती है नॉर्टन्स थ्योरम। कैसे कैसे, क्योंकि थेवेनिन में ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, एक वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस, वैसे ही नॉर्टन में क्या होता है कि इस किसी भी नेटवर्क को आप कन्वर्ट कर सकते हो करंट सोर्स इन विथ पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, है ना। तो क्या होगा तरह से आपका ये कन्वर्स होगा। तो थेवेनिन का जो कन्वर्स होगा वो होता है नॉर्टन। ठीक है, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पहले सभी लोग पढ़ लो। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैलकुलेट द टाइम इन सेकेंड, आपको टाइम बताना है इन सेकेंड, टेकन बाय द कैपेसिटर ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट। आपके पास कौन सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट, उसमें कितना टाइम लगेगा हैविंग अ कैपेसिटेंस ऑफ 0.0 माइक्रोफैरेड मिलीफैरेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम्स टू गेट फुली चार्ज्ड। मतलब आपके पास एक सर्किट है, आरसी सर्किट। कौन सर्किट है आपके पास, आरसी सर्किट। इस आरसी सर्किट को क्या करना है आपको, फुली चार्ज। क्या करना है आपको, फुली चार्ज। तो कितना टाइम हमको लगेगा, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन में किसके बारे में बात की जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे टीएस के बारे में। मतलब टीएस मतलब होता है सेटलिंग टाइम, और सेटलिंग टाइम की जो वैल्यू होती है कहीं ना कहीं वो 4 टाउ और या फिर 5 टाउ के आसपास होता है। और टाउ यहाँ पे होता है टाइम कांस्टेंट। और आरसी सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है आर इंटू सी। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू आर इंटू सी। वैल्यू निकाल लो, 5 गुणा आर की वैल्यू कितना है 300 और इसकी वैल्यू 0.01। तो जब सॉल्व करने जाओगे बेटा तो 5 3 15 15 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे मिली में दिया हुआ वैल्यू है ना, ये ध्यान देना मिली में, मिली कर दिया मैंने इसको। तो इसको अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 0.015। 0.015 ये सेकेंड्स में बताया ना, मिली सेकेंड्स में आंसर नहीं है भाई। ये जो आंसर बताया मैंने वो किस में है, सेकेंड्स। ये आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया सेकेंड में बताया, मिली सेकेंड में आंसर मत दीजिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड सोनल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देख, किसी का डाउट आया है यहाँ पे। अभिषेक साहूकर कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, बोलिए। अच्छा, आप अपना आंसर बता रहे हो। ये हैंड रेज में क्या होता है कि आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप हैंड रेज का यूज करते हो दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विथ मी थ्रू वॉइस, नॉट थ्रू चैट्स, ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन ये फिर से आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैविंग कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। तो सबको फॉर्मूला पता है क्वालिटी फैक्टर का, क्या होता है, 1/r अंडर रूट ऑफ l बाय सी। तो वैल्यू पुट कर दो, 1/75 अंडर रूट ऑफ एल, एल की वैल्यू कितनी, 1 मिली डिवाइडेड बाय कितना कैपेसिटेंस आपका, 0.01 मिली फेरेड। तो मिली से मिली हो गया कैंसिल, ठीक है। और ये 0.01 जब ऊपर जाए तो हो जाएगा 100, अंडर रूट 100 कितना होता है 10। तो आपके पास जो आंसर है कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 75। जब 10 डिवाइड बाय 75 आएगा तो ये कभी भी, है ना, ये कभी भी ये नहीं हो सकता आंसर, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हाँ, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, एक। अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया सोनू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना। कैलकुलेशन फास्ट करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप अप्रोक्सीमेशन का आप यूज जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सीरीज आरएलसी सर्किट, इट्स बैंडविड्थ। अच्छा, क्वेश्चन है बैंडविड्थ के लिए बोला गया है। सीरीज आरएलसी के लिए जो हमारा बैंडविड्थ होता है वो क्या होता है, आर बाय एल। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, आर बाय एल। तो क्या होगा, इट्स बैंडविड्थ, आप अगर देखो तो क्या क्वेश्चन क्या बोलेंगे, इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंडक्टेंस, विथ डिक्रीज इन इंडक्टेंस। आप ध्यान समझो, अगर आप इंडक्टर को डिक्रीज करोगे तो बैंडविड्थ तो इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट्स बैंडविड्थ डिक्रीजेस, बैंडविड्थ डिक्रीज होगी विथ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया तो बैंडविड्थ आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मेरा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा दैट विल बी बी, ठीक है। समझ में आई बात सभी को, बहुत अच्छी बात।
बहुत 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 अच्छी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? द मैक्सिमम करंट इन अ साइनोसॉइडल एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। मतलब जो हमारा साइनोसॉइडल वैल्यू होती है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है हमारी? दैट इज योर 10 एम्पियर। ये होता है आपका 180 डिग्री, ये होता है आपका 360 डिग्री, ये होता है आपका बीच में 90 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि 30 डिग्री यहाँ पे होता है, वहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन में पूछा गया ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू या करंट एट 30 डिग्री कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि वी ऑप्टिक का फॉर्मूला क्या होता है? वीएम साइन टी। तो आपके पास वीएम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10, और टाइम कितना दिया आपके पास यहाँ पे 30, तो साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 10/2 कितना हो जाएगा आपके पास? 5 एम्पियर। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे आप लोगों को मेन एग्जाम में भी परफॉर्म करना है, ठीक है ना? जो एसएससी जे का जो सीबीटी बने, आपको निकालना पड़ेगा कुछ भी करके। आप इसको, है ना, अपने हाथ से ये अपॉर्चुनिटी नहीं जान सकते, है ना? जितनी मेहनत आपको करनी है आप करिए, जितनी मेहनत मुझे करनी है मैं करूंगा, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार एसएससी जी आप लोग का क्लियर करवा के ही रहेंगे, है ना? मुझे अपने प्लेटफॉर्म में से लगभग 100-200 लोगों को यहाँ पे लोगों को रखना है। मुझे एसएससी जे जितने भी लोग हों सब अपने प्लेटफॉर्म के ही लोग हों, ऐसा मेरा यहाँ पे प्रयास है। तो आप सभी लोग खुद भी मेहनत करिए और जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उस पर भी मेरा साथ दीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करो और आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है? अ क्वांटिटी विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होगी, है ना, जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम? रेगुलर मतलब क्या होता है? एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर का मतलब यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये चीज जो खासियत होती है किसमें होती है? आपके पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एसी क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी में ये हमारे पास एक क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल, जैसे ये फिक्स्ड इंटरवल है फिर चीजें रिपीट होती है, ये फिर इंटरवल है ये फिर आपका रिपीट, जिसको हम बोलते हैं आपका टाइम पीरियड, है ना? उस सिग्नल का, उस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड हम इसको बोलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन बोला गया है डैश डैश सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज आर नोन एज अ साइकिल। तो कितने, मतलब एक साइकिल में, ये एक साइकिल मैं आपके सामने बना रहा हूं, सभी लोग देखो, ये एक साइकिल में कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है? तो एक कंप्लीट साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में आपका एक ही तो पॉजिटिव साइकिल होगा, एक ही तो नेगेटिव साइकिल होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पी, ठीक है ना? वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सही करना, गलती नहीं करना, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज सफर फ्रॉम एरर ड्यू टू मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के कारण किसमें, कौन से मीटर में हमको एरर देखने को मिलती है? इंडक्शन टाइप, इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब ईडीएम, मूविंग आयरन, पीएमएमसी। क्या बोलोगे? हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमको मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस के कारण एरर देखने को मिलती है? आप लोग इसका आंसर क्या बोलोगे? असित बोल रहे हैं ए, बाकी और लोग बताएं। विद्युत प्रवाह बोल रही हैं ए। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब आप समझो एनर्जी मीटर, है ना? आप इसको ऐसे समझो, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका एनर्जी मीटर। तो क्या मैंने एनर्जी मीटर में कहीं पे हिस्टेरेसिस एरर की बात करी थी? नहीं, मैंने कहीं पे भी, है ना, एनर्जी मीटर में हिस्टेरेसिस एरर के बारे में बात नहीं करी। मैंने जो बात करी थी वो कही थी पीएमएमसी में, एमआई में और ईडीएम में।
लेकिन मैंने आपको ये बताया था पीएमएमसी में कि पीएमएमसी में हमारे पास मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस नहीं होता है, वहां पे मैकेनिकल हिस्टैरिसीस होता है। मतलब जितना भी स्ट्रेस आपका डेवलप होता है स्प्रिंग में उतना रिकवर नहीं होता, ठीक है ना, वाइल अनलोडिंग द स्प्रिंग। तो वो होता है आपका क्या, मैकेनिकल हिस्टैरिसीस। पीएमएमसी में मैकेनिकल हिस्टैरिसीस होता है लेकिन मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस नहीं होता। मूविंग आयरन में ये प्रॉब्लम आती है, मूविंग आयरन में हमको मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ईडीएम में भी दिखती है लेकिन ईडीएम में हम वो एरर को कम कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग वहां पे कोई भी मेटेलिक पार्ट यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा एमआई इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड सोनल, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूविंग आयरन। ऐसे आप लोग अपने आंसर को डेविएट मत किया करो, है ना। जो चीजें पता है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करो। इंडक्शन टाइप आपने कैसे आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का, है ना। ऐसे क्वेश्चन की गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज द हाईएस्ट टॉर्क टू वेट रेशियो अमॉन्ग द गिवन इंस्ट्रूमेंट। चार इंस्ट्रूमेंट आपको दिए हैं, चार इंस्ट्रूमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो देखने को मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पीएमएमसी आपके ऑप्शन में है तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना भी नहीं। अगर आपका टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में बात हो रही है तो पीएमएमसी के आगे कोई नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। बहुत बढ़िया, सभी ने सी आंसर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आई थिंक सबसे बन जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इन समर इज। समर का मतलब होता है गर्मी, समर का मतलब होता है आपका गर्मी। गर्मियों के टाइम पे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग आता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए लेस देन दैट इन विंटर, ऑप्शन बी मोर देन दैट इन विंटर, सेम एज इन विंटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबको क्लियर आपने आंसर कर भी दिया यहाँ पे कि ठंड के टाइम में हर एक चीज सिकुड़ती है और गर्मियों के टाइम पे चीज फैलती है, और जब फैलेगी तभी सैग ज्यादा आएगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन दैट इन विंटर। जितना विंटर, जितना ठंड में आपके पास क्या होता है, सैग होता है, उससे ज्यादा सैग आपको कहां पे देखने को मिलता है, गर्मियों में देखने को मिलता है। समर में सैग ज्यादा होगा ट्रांसमिशन लाइन में और ठंडियों में सैग आपका कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल द थ्री फेसेस ऑफ अ पावर सिस्टम इज नोन एज। हमारे पावर सिस्टम में ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसमें तीनों के तीनों फेस इन्वॉल्व है, बताओ। हमारे पावर सिस्टम में ऐसा कौन सा फॉल्ट होता है जिसमें तीनों फेस होते हैं। ऑप्शन ए लाइन टू ग्राउंड, सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, अनबैलेंस फॉल्ट। तो आप क्या बोलोगे, मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो प्रकार के फॉल्ट होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट वो होते हैं जहां पे सारे के सारे फेस है, तो मतलब जैसे ट्रिपल एल फॉल्ट और एक होता है ट्रिपल एल जी फॉल्ट, तो ये होता है मेरा सिमेट्रिकल फॉल्ट। और जो बाकी मेरे फॉल्ट है एल जी फॉल्ट, डबल एल फॉल्ट, डबल एल जी फॉल्ट, वो होते हैं मेरे पास अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। आई होप सबको अपना आंसर मिल चुका होगा। जहां पे हमारे तीनों फेस इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, सिमेट्रिकल फॉल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सभी। क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ। जो स्विचिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिकल स्विचिंग जो आप लोग घर में अपने लगाते हो, और उसका दूसरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। तो अगर मैं बात करूं इनमें से ज्यादा पॉपुलर कौन है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच और इलेक्ट्रिकल स्विच में हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्विच बहुत ज्यादा पॉपुलर है और होता जा रहा है, ऐसा क्यों। ऑप्शन ए नॉइजलेस ऑपरेशन, ऑप्शन बी
लॉन्ग लाइफ, स्मॉलर साइज एंड वेट, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सभी का है, और वो क्या है आपका ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही आंसर है ना। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है उसमें कुछ नॉइज नहीं होती, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है, साइज में भी छोटा होता है, और वेट भी उसका कम होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी देख लो। ये क्वेश्चन आपका किसका है? फ्यूज का है। तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होना चाहिए वैसे, तब भी पढ़ लेता हूं एक बार। अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करेंट कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमारे फ्यूज में, ये मान लो हमारे पास क्या है, फ्यूज है, ठीक है, ये हमारे पास फ्यूज है। तो यहाँ पे इस फ्यूज में जो करंट जाता है, हमारे पास जो करंट जाती है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपको याद रखना चाहिए, डायमीटर है उसकी पावर 3/2 उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? HRC फ्यूज। HRC का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। HRC फ्यूज हम उसको बोलते हैं। प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट। वो हमको किसके अगेंस्ट सबसे अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा HRC फ्यूज होता है ना, वो मेनली हमारा होता है दो पर्पस के लिए। पहला होता है क्या? शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास ओवरलोड से प्रोटेक्शन। लेकिन अगर मुझे, जैसे आप क्वेश्चन में देखो, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, शॉर्ट सर्किट भी है और ओवरलोड भी है। तो आपको याद रखना है कि जो हम प्रायोरिटी देते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी होती है HRC फ्यूज की, वो होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, है ना। हमारा जो HRC फ्यूज है वो किससे प्रोटेक्ट काम करता है? हमको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। इसके दोनों आंसर है ना, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, लेकिन इन दोनों की रेस में जो हमारा सही आंसर माना जाएगा दैट विल बी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। ठीक है, समझ में आई बात? दोनों आंसर सही है ना, शॉर्ट सर्किट भी सही है, ओवरलोड भी सही है, लेकिन हमारा जो बेस्ट आंसर माना जाएगा वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मोस्ट ऑफ द फ्यूज ऑपरेट्स ड्यू टू। हमारे पास बहुत सारे फ्यूज होते हैं, उनमें से जितने भी फ्यूज हैं, मोस्टली फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? ऑप्शन ए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इंडक्शन इफेक्ट ऑफ करंट। तो सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, वो है हमारा क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब हमारी फ्यूज में करंट ज्यादा जाएगी, करंट ज्यादा जाएगी, हमारा ये फ्यूज है, फ्यूज में करंट ज्यादा जाएगी तो हीट ज्यादा होगी, जिससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हमारा फ्यूज यहाँ पे मेल्ट डाउन हो जाएगा। ये हमारा होता है कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ फ्यूज इज इंसर्टेड इन। हम जो फ्यूज है वो कहां पे लगा? ऑप्शन ए, न्यूट्रल, ऑप्शन बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन सी, फेस, ऑप्शन डी, बोथ फेस एंड न्यूट्रल। क्या बोलोगे? हमारा जो फ्यूज है, हमारा जो फ्यूज है वो कहां पे लगाया जाता है? तो याद रखना, फ्यूज हमेशा फेस पे लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं लगाया जाता है ना। ये हमारा जो फ्यूज है वो कहां पे लगाया जाता है? हमेशा, वो हमेशा लगाया जाता है फेस में। ठीक है ना, याद रखना। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई लोड है, ठीक है, और ये आपके पास 4 लाइन गई है, हाँ? ये आपका आर वाई बी न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और फेस को मैंने ऐसे, मतलब किससे निकाल लेता हूँ मैं? आर वाई से निकाल लेता हूँ, तो ये मेरा फेस होगा। तो आपका फ्यूज यहाँ पे कनेक्ट हो, ये आपका फ्यूज है, ठीक है ना। तो आपका जो फ्यूज है वो हमेशा कहाँ पे कनेक्ट किया था? फेस में कनेक्ट किया जाता है, वो कभी भी न्यूट्रल में कनेक्ट नहीं किया। समझ में आई बात? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी लोग करेंगे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इन 6 पोल अल्टर, सॉरी 6 पोल लिखा है यहाँ पे, 6 पोल अल्टरनेटर रनिंग एट 1200 आरपीएम। तो भाई सब कुछ तो दिया इस क्वेश्चन में,
आपको एक फॉर्मूला पता है, एन एस इक्वल टू 120f/p। आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, np डिवाइड बाई 120। सेम फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर दो। स्पीड कितनी है 1200, पोल कितने हैं आपके पास 6, और स्पीड आपका यहाँ पे कितना 120, तो 10 ये हो गया। तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60 हर्ट्ज। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका कितना 60 हर्ट्ज। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। आई होप आप सबको ये बढ़िया लगा होगा, है ना। डेली हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट मैंने 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऐसे ही क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। डेली हमारा जो प्लान है वो यही है, रीजनिंग और टेक्निकल। अगर आप डेली हमारे इस सेशन को अटेंड करोगे तो ये मान के चलिए कि जो आपका 10-11 को एग्जाम होने वाला है एसएससी जेईई का, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां आप लोग मिस्टेक करते हो मैं पूरे के पूरे कवर कराने की कोशिश करूंगा। और साथ में जो मैंने आपको 120 टॉपिक्स बताए हैं, 120 टॉपिक्स की जो लिस्ट बताई है आपको एसएससी जेईई के लिए, अगर मेरे पास टाइम अलाउ करता तो मैं इनमें सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे मान लो कोई टॉपिक में लेता हूँ, जैसे मान लो आपका क्या वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना, तो मैं कैसी वीडियो बनाऊंगा, 2 मिनट में इसकी थ्योरी बताऊंगा, 2 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और 5 मिनट में मैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा, मतलब आपका पूरा पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाए 15 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है ना, तो आप उनको भी एक बार देख लेना। उसको मैं लाइव क्लास में नहीं करूंगा, उसको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में चीजें क्या होती है जल्दी हो जाती है, लाइव क्लास में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। अर्पिता, आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कंबाइंड डाउट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आपके जो भी पर्सनल डाउट होगा, है ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर। ठीक है, चलो गुड डे।